हेलो गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो हमारा सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है। ये चैप्टर 5th है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9th का है चैप्टर है सेल, जिसके अंदर मैंने कल आपको सेल की डिस्कवरी, अब सेल के बारे में, सेल के जो साइटोप्लाज्म है, सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में कल मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो गाइस, ये एक शॉर्ट रिवीजन की वीडियो है। मैंने जो डिटेल्ड वीडियो थी हर टॉपिक की, वो मेरी वीडियो चैनल पे डाल दिया, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है, ये एक शॉर्ट रिवीजन है पूरे चैप्टर का। सो गाइस, चलिए, आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और आज की भी। तो गाइस, एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ। लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगी, आपको उसके आंसर्स भी बताने हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मतलब जो कल हमने पढ़ा था वो था पूरी सेल की जो यूनिट्स थी उनके बारे में। सेल के बस मेनली बेसिक चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन जो सेल ऑर्गेनल्स है, सेल के अंदर जिस तरीके से मान लीजिए कंपनी है, कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप के बंदे काम करते हैं। हर पर्सन अलग, एक उसकी अलग इमेज होती है हर एक पर्सन की। तो जिस तरीके से उस कंपनी में बंदे काम करे, उसी तरीके से हमारी जो सेल होती है उसके अंदर अलग अलग जो बंदे हैं वो काम करते हैं। मीन्स राइबोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे भी एक तरीके से आप लगाइए वर्कर्स ही हैं। सेल के अंदर ये जो एम्प्लॉइज हैं ये काम करते हैं। सबका अपना अपना काम अलग अलग होता है। जैसे हम एक कंपनी में अलग अलग बंदे को अलग अलग नाम देते हैं। तो आज गाइस हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल होता है। मीन्स न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन बोला जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहां से करते हैं? अपने माइंड से करते हैं। तो जो सेल्स होंगी वो किससे करेंगी? मेनली कोई तो कंपोनेंट होना चाहिए ना। पूरा सेल हो गया, हम देखते हैं हाँ भाई सेल तो है, बट सेल का काम मेन जो है वो क्या है? ठीक है, फूड प्रोवाइड कर दिया। ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो कैसे करवाएगी सेल? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये ब्रेन होता है सेल का। और ये क्या करवाता है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस की है। ये न्यूक्लियस है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मीन्स ये वाली एक मेम्ब्रेन हो गई और एक ये वाली, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर का जो ये मटेरियल प्रेजेंट होता है ये क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोइड। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंस होता है वो किसमें होता है? हमारे न्यूक्लियोइड में होता है। ये हमारे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है? वो स्टोर करेगा किसको? डीएनए को। मेनली बेसिकली सबको पता है कि हमारा जो डीएनए होता है, जो एक जिस तरीके से हम बने हैं और ऑर्गेनिजम्स बने हैं। अब ये होता है ना, ह्यूमन की बॉडी है, हम हैं, तो हमारे जो हमारे माता पिता है उनसे हम आए। ये तो नहीं है कि कोई और जनरेशन का ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, नहीं होता ना। तो ये चीज डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है। जो ये डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कौन रखता है? न्यूक्लियस अपने पास में रखता है। मेक आरएनए प्रोटीन, जो ये होता है फंक्शंस, जो न्यूक्लियस होता है ये आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, मींस उसको बनाता है। जो प्रोटीन होती है वो सेल की ग्रोथ में, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्रोथ में, अगर कोई चीज बॉडी के अंदर मतलब सेल के अंदर डेड हो गई है उसकी रिपेयरिंग में प्रोटीन का काम सबसे नेसेसरी होता है। और हमारी जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उसमें आरएनए और प्रोटीन की जो रहती है हेल्प चाहिए होती है। तो उसका फॉर्मेशन भी कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो राइबोसोम बनाता है। स्टार पॉइंट है, मार्क कर लीजिएगा। जो न्यूक्लियस है वो क्या बनाता है भाई? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। जिस तरीके से सेल होती है, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में एक वर्कर को आप एक काम देते हैं, मेन एक हेड होता है, उसको आप कहेंगे ये काम करो। न्यूक्लियस का वही काम है जिस तरीके से एक मैनेजर का काम होता है। उसके बाद में ये क्या करता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस। इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है अपने अंदर प्रोटीन बनाता है, बिकॉज वो राइबोसोम के सिंथेसिस करता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये शेप होती है हमारे क्रोमोसोम्स की। ये कैसे होते हैं? ये शेप हमें कब दिखाई देगी? ये शेप हमें दिखाई देगी जिस टाइम पे सेल डिवीजन होता है। आगे इस चैप्टर में मैं सेल डिवीजन भी पढ़ाऊंगी आपको। तो ये चीज हमें सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देगी। अदरवाइज जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से आप गिट्टी लेंगे, रील, धागा लिया, उसको खींचेंगे, उधेड़ेंगे, उस धागे को हम जमीन पे यूं डालेंगे, तो उस धागे की जो उलझी पुलझी सी स्ट्रक्चर आएगी ना, वो स्ट्रक्चर होती है हमारे क्रोमोसोम्स की न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है गाइस,
टू टाइप्स दे रखा है, मतलब एक तो न्यूक्लियर एनवलप हो गया, न्यूक्लियर के बाहर की बाउंड्री हो गई, दूसरा हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। कल मैंने आपको साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाया था, जो हमारा सेल है उसके अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर, जिस तरीके से न्यूक्लियस है तो ये सेल का पोर्शन है, तो सेल के अंदर ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और इसका काम क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे जो अब हम पढ़ेंगे वो सारे इसी के अंदर फ्लोट करते हैं। तो जो ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, यहाँ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोर्स क्या करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को अलग करते हैं। ये न्यूक्लियर एनवलप की हेल्प से होता है। न्यूक्लियर एनवलप जो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिफरेंट करता है, ये कवर करता है न्यूक्लियस को। जिस तरीके से मैंने आपको बलून का एग्जांपल सेल के लिए बताया है, आप न्यूक्लियस के लिए भी ले सकते हैं। न्यूक्लियस आप लगाइए, एक छोटा बलून लीजिए, एक बड़ा बलून, बड़े बलून के अंदर छोटे बलून को डालिए और दोनों को पानी से भर लीजिए। अब आप देखोगे कि बड़ा बलून जो है उसका पानी, छोटे बलून का पानी ना बड़े बलून में जाता है, ना बड़े बलून का पानी बाहर आता है। तो ये जो है, और अगर बलून के अंदर हम छोटा सा पोर लाइक छेद कर दे, छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा होल कर दे, तो वो पानी छोटे बलून का बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये किसकी, ये एक पोर की तरह दिखाई देगा हमें। सो गाइस, ये जो है मेनली ना न्यूक्लियस का पोर्शन, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो बाहर नहीं आ सकता। सिर्फ अगर इसे, जिस तरीके से न्यूक्लियस ने प्रोटीन बनाया तो वो प्रोटीन को बाहर निकालेगा, उस फॉर्म में तो ये पोर्स काम करते हैं। अदरवाइज न्यूक्लियोप्लाज्म का कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर नहीं, ना साइटोप्लाज्म का कोई भी मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नहीं जाता है। सो गाइस, ये था हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स जो थी उसके बारे में। सो गाइस, चलिए सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो होते हैं ये स्टोरेज सेक होते हैं सेल के। सभी को पता है कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि अमीबा का एग्जांपल हम लेते हैं, वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। उसके अंदर जब भी कोई फूड मटेरियल आता है तो वो क्या करता है, फूड पार्टिकल आता है तो अपनी जो मतलब बॉडी की जो शेप है उसे चेंज कर लेगा, सूडोपोडियाज जो होते हैं उन्हें निकाल देगा और फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेता है। और वो फूड पार्टिकल्स लास्ट में किसके अंदर रह जाते हैं, एक वैक्यूल के अंदर। वो वैक्यूल क्या काम करता है, तो वेस्ट मटेरियल है उसी को तो अपने पास रखता है और बाद में उसे रिमूव आउट कर देता है। उसी तरीके से वैक्यूल्स होते हैं जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर। ये क्या होते हैं, स्टोरेज सैक होते हैं सेल के, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मींस इनकी बाहर की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये आप देख सकते हैं दोनों में। जो एनिमल प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज में होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर वो छोटे होते हैं साइज के अंदर। क्यों, मेजर डिफरेंस ये इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो बाहर रहते हैं एनवायरमेंट के अंदर। तो कोई भी जिस तरीके से टॉक्सिक मटेरियल आ गया, कोई भी जहरीला कीड़ा बाय चांस उनके ऊपर बैठा है, वो कीड़ा अपना, जैसे मधुमक्खी लगा लीजिए, पौधों से, फूलों से क्या लेती है, नेक्टर इकट्ठा करती हैं, फिर जाके शहद बनाती है। तो वो मधुमक्खियां जब उसके अंदर फ्लावर का रस तो ले लेती हैं, लेकिन उसके अंदर जब अपना जहर छोड़ती हैं वो कौन करेगा, प्लांट तो इस तरीके से खराब हो जाएगा ना। तो लेकिन जो वैक्यूल्स होते हैं वो उस टॉक्सिक मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे और बाद में आपने देखा होगा कई बार पेड़ जो होता है, पेड़ के बाहर का जो साइड है वो कई बार गिला हुआ होता है। जो ब्राउन साइड दिखता है हमें वो कैसा होता है, जो चॉकलेट कलर का होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है हमें, कई बार गीला भी होता है, कई बार जैसे पेड़ के बाहर गोंद सा भी निकला हुआ होता है। वो सारा वेस्ट होता है, वो सारा वैक्यूल्स जो होते हैं वो सेल के बाहर निकाल देते हैं। इतने जब तक सेल उसे नहीं रिमूव करती है इतने वैक्यूल्स उसे अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर लार्ज साइज में प्रेजेंट होते हैं और ये जो होते हैं कई बार तो ये इतने बड़े हो जाते हैं साइज में। ये है वैक्यूल और ये है हमारा न्यूक्लियस। कई बार ये इतने बड़े हो जाते हैं साइज के अंदर कि ये न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देते हैं। मतलब जिस तरीके से एनिमल सेल के अंदर बताया गया है न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें भी सेंटर में होता है। लेकिन जब वैक्यूल लार्ज हो जाएगा साइज में तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को शिफ्ट करेगा और न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा कॉर्नर में और वैक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे। और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं ये वैक्यूल्स ये स्मॉल होते हैं, इतने बड़े नहीं होते और ये टेम्परेरी होते हैं। जब सेल को जरूरत होती है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल सेल के अंदर आया जो स्टोर करने के लायक है तो उसको कौन स्टोर करते हैं, वैक्यूल स्टोर कर देंगे।
उसके बाद में जो ये होते हैं, ये मैंने आपको बताया ये परमानेंट प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, ये टेम्परेरी प्रेजेंट होते हैं। दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस किस चीज का होता है? साइज का। साइज जो होता है प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स का है वो बड़ा होता है और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है। सो गाइस ये था हमारा वैक्यूल्स के बारे में। अब हमारे नेक्स्ट ऑर्गेनल पढ़ते हैं कि अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, सॉरी लाइसोसोम्स के बारे में। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स जिस तरीके से आप थैला देखते हैं ये थैले की तरह दिखाई देते हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। ये क्या होते हैं? मान लीजिए जैसे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जिस तरीके से कोई भी है, जिस तरीके से क्राइम बहुत हो गया है इस दुनिया में, तो क्राइम की वजह से हमारी कंट्री में भी बहुत क्राइम है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और जेल में डालते हैं। उसी तरीके से हमारी सेल के अंदर कोई भी जिस तरीके से वेस्ट मटेरियल आ गया उसको डाइजेस्ट करना है तो वो किसके पास आएगा? लाइसोसोम के पास। कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आ गया, कोई भी ऐसा मटेरियल आ गया जिसको ये जो है लाइसोसोम के अंदर भेज देते हैं। और लाइसोसोम क्या करता है? अपने अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उन एंजाइम की हेल्प से उस मटेरियल को डाइजेस्ट कर देता है। या कोई भी फूड पार्टिकल आ गया उसको, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल उसको सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, तोड़ेगा फिर सिंपल में कन्वर्ट कर देगा। जो लाइसोसोम्स होते हैं ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लाइसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। हमारी सेल है, सेल का ग्रेवयार्ड भी इसी को बोलते हैं, लाइसोसोम को। फंक्शंस क्या होते हैं? लाइसोसोम्स जो होता है ये क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट बाय अर्थ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करेगा? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम के पास भेजता है। बिकॉज जो ये एंजाइम भेजेगा और ये लाइसोसोम के अंदर जाके जो कोई भी फूड पार्टिकल होता है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करवा देता है। लाइसोसोम जो होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेनली सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कोई भी वेस्ट मटेरियल है उसको डालेंगे और ये क्या करेगा? उसका डाइजेशन करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। वो सेल के बाहर नहीं निकालना और उसको सेल के अंदर ही यूज कर लेता है। फिर अगर ये मटेरियल फिर भी बच जाता है और वो खराब होता है तो उसको वैक्यूल्स के पास में भेज दिया जाता है। किस लिए? ताकि वो उसे स्टोर कर ले और जब सेल के बाहर निकालना है तो उसे बाहर रिमूव कर दे, बाहर निकाल दे। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? सिर्फ उसका कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। और लाइसोसोम के अंदर ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं? उसको डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। कोई भी पार्टिकल आ गया, कोई बैक्टीरिया है, कोई टॉक्सिक मटेरियल है, उन सब। सो गाइस देखिए हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनल है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। पहले 1950 में जो था राइबोसोम्स के बारे में डिस्कवर किया था। जब उन्होंने सेल देखा तो उन्होंने ये ऑर्गेनल देखा कि ये है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंस है। किस लिए? क्या काम है इसका? तो उन्होंने जब देखा तो ये क्या करता है? राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस करता है राइबोसोम का सिंथेसिस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोइड होता है उस पोर्शन में राइबोसोम का मेक किया जाता है, मतलब सिंथेसिस किया जाता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर में स्मॉल होते हैं और ऑर्गेनल लेस प्रेजेंट होते हैं। आरएनए और प्रोटीन, जो आरएनए प्रोटीन है ये दोनों मिलके राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनाते हैं। आरएनए और प्रोटीन जो है दोनों मिलके राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनाते हैं। और ये कौन बनाता है? राइबोसोम्स के अंदर बनता है। जो राइबोसोम्स होते हैं इनकी दो सब यूनिट्स मिलती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। जो लार्ज सब यूनिट मिलती है वो किसके अंदर मिलती है? हमारे अंदर यूकैरियोट्स में। और जो स्मॉल मिलती है वो प्रोकैरियोट्स में। जो स्मॉल सब यूनिट है वो 70s की होती है और जो लार्ज सब यूनिट है वो 80s की। जो स्मॉल सब यूनिट होती है उसके दो पार्ट होते हैं, 70s, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 50s और 30s में। जो लेकिन अगर हम 50 और 30 को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों मिलके 50 प्लस 30, तो दोनों मिलके तो 80s बनाया। फिर यहाँ पे 70s सब यूनिट क्यों? क्योंकि जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो कुछ पोर्शन सेल का फ्यूजन के टाइम पे रिड्यूस हो जाता है, तो दोनों मिलके 70s की सेल बनाएंगे, 80s की नहीं। उसके बाद में जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं ये 80s की होती हैं, लेकिन इनका यहाँ जो ये होती हैं 100s की, 60 और 40, 60 प्लस 40, ये दोनों मिलके भी 100 हो गए। तो गाइस सेम वाला प्रोसेस है, दोनों जब 100 हैं तो फिर भी ये कितनी एस की सब यूनिट बनाती है? ये 80s की, 80 राइबोसोम्स की स्मॉल यूनिट है उसको बनाती है।
क्योंकि ये भी सेम प्रोसेस है, जब दोनों सेल आपस में 60s और 40s जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन के टाइम पे इनका स्पेस भी घट जाता है और दोनों क्या हो जाते हैं, साइज में स्मॉल हो जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा राइबोसोम का स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज में और मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये क्या होते हैं, आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं, जो क्या बनता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बनता है। उसके बाद ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जिस टाइम पे एटीपी का सिंथेसिस होता है उस टाइम पे नेसेसरी होती है। जो न्यूक्लियस होता है वो राइबोसोम के सिंथेसिस करवाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं 2 यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल जो होती है वो 70s की होती है, लार्ज जो होती है वो 80s की होती है। स्मॉल सब यूनिट्स जो है 70s वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है और लार्ज जो है 80s वो यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंस होती है। सो गाइस हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनल है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है ये कैमिलो गोल्जी थे साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो गोल्जी बॉडी होती है ये क्या होती है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये भी एक सेल का पार्ट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होता है। मेन काम इसका क्या होता है, प्रोटीन बना। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए जो हम बिस्किट खाते हैं, बिस्किट बन के आने के बाद में वो बिस्किट पैक होते हैं। अगर उन बिस्किट के अंदर कोई बिस्किट डैमेज है उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये काम कौन करता है, मशीन ही करती है। तो गोल्गी अपरेटस भी एक तरीके की मशीन होती है जो क्या काम करती है, जो प्रोटीन बनाया राइबोसोम्स ने, जो प्रोटीन बना न्यूक्लियस के अंदर, वो क्या करेगी, उस न्यूक्लियस को जो है गोल्जी बॉडी के पास भेजेगी, उस प्रोटीन को। वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस से होते हुए गोल्जी, ये गोल्जी बॉडी का डायग्राम है। इसका एक जो एंड होता है वो न्यूक्लियस की साइड होता है, सिस फेज। दूसरा जो फेस होता है ये होता है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की साइड में। तो ये क्या होता है, सिस और ट्रांस 2 फेज होते हैं। जो सिस फेज होता है न्यूक्लियस के साइड में होता है। न्यूक्लियस में से जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन बनके इसके पास आएगा, गोल्जी बॉडी के पास। इसको कौन लेके आएंगे, वेसिकल्स लेके आएंगे। जब ये वैक्यूल्स के फॉर्म में जब इसके अंदर ये आएगा तो इसको क्या करेगा, पैक करके स्टोर करके रखेगी ये गोल्जी बॉडी अपने अंदर, और इसका मॉडिफिकेशन करेगी। मतलब वो सेल अगर उस प्रोटीन को कोई कॉम्प्लेक्सिटी देनी है, अगर उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मतलब उसे कुछ अलग सा वो देना है, तो कौन देगा, गोल्जी बॉडी देगी। उसके बाद में उसको पैक करके और फिर सेल से बाहर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अगर उसकी जरूरत है तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पास वैक्यूल्स की फॉर्म में भेजेगी। और अगर सेल की किसी भी ऑर्गेनल को उसकी जरूरत होती है तो ये उसको स्टोर करके और उसके पास भेजती है। सो गाइस है ना ये इंटरेस्टिंग कि गोल्जी बॉडी जो है पैकिंग करने का भी काम होता है, हमारी सेल के अंदर भी पैकिंग होती है। और गाइस ये है गोल्जी बॉडी का, तो मेन पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, मान लीजिए हम 10 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दे, 10 हो गए। अब इन 10 बच्चों में से आप देखोगे हर बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट खड़े करेंगे तो हर एक बच्चा एक दूसरे के पैरेलल दिखता है हमें। तो ये जो सिस्टम्स होती हैं ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती है। उसके बाद में यहाँ कुछ होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल, उनको वैक्यूल्स बोलते हैं। और ये कुछ ट्यूब स्ट्रक्चर होती हैं इसके अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर, उसे वेसिकल्स बोलते हैं। इनका काम होता है, वैक्यूल्स का मतलब होता है स्टोर करके रखना। जो प्रोटीन स्टोर होता है वो वैक्यूल्स करते हैं, और वेसिकल्स क्या करती हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करती हैं। तो जो ये क्या करते हैं, एनिमल सेल जो होता है उसके अंदर तो न्यूक्लियस जो है उसके साइड में, जिस तरीके से यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल अटैच में प्रेजेंट होती है गोल्जी बॉडी। लेकिन प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर फ्रीली फ्लोट करती है। मीन्स प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल हो गई, इस प्लांट सेल के अंदर ये गोल्जी बॉडी यहाँ भी प्रेजेंस हो सकती है, ये यहाँ भी प्रेजेंस हो सकती है। साइटोप्लाज्म में फ्रीली होंगी, कोई इसका मेन वो नहीं होगा कि ये यही प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, पैकिंग करती है किसकी, प्रोडक्ट की। उसके बाद में फंक्शंस क्या होता है इसका, फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम की। लाइसोसोम की फॉर्मेशन मीन्स लाइसोसोम क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि लाइसोसोम जो होते हैं सुसाइडल बैग होते हैं, और लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन करवाता है, गोल्जी बॉडी। उनको जब जरूरत होती है एंजाइम्स की या हेल्प चाहिए होती है किसी भी चीज की, तो वो कौन भेजता है, गोल्जी बॉडी उनके पास में उसको भेजती है। तो गाइस ये था गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। ये 3 पार्ट में होती है, सिस्टम, वेसिकल्स और वैक्यूल्स के फॉर्म में। ये जो होती है एनिमल सेल में तो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में अंदर फ्रीली फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म में। ये उसका स्ट्रक्चर था। मेन फंक्शंस क्या होता है गोल्जी बॉडी का, बताओ जल्दी बताओ। पैकिंग करना, किसकी, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स की, और हमारा जो लाइसोसोम है उसकी फॉर्मेशन करना। और मॉडिफिकेशन अगर होता है
उस चीज को जरूरत है तो उसकी मॉडिफिकेशन भी गोल्जी बॉडी ही करता है अपने अंदर। सो गाइस देखिए, ये हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है। मीन्स सेल है उसका पावर हाउस। जिस तरीके से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उस तरीके से जो सेल होती है उसको कोई काम करने के लिए जो जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी काम कर रही है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो हम खाना खाएंगे, कुछ भी काम करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। जो स्ट्रक्चर साइज होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का वो 0.5 म्यू होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। मीन्स एक ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और एक ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसकी दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। मीन्स जो हमारा सबको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंस होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। सेल के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा उसके बाद राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर खुद के। डीएनए और राइबोसोम्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के अलग से प्रेजेंस होते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करवाता है एनर्जी सेल को। जब भी जिस तरीके से कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के बाहर से अंदर आता है, मान लीजिए कोई लिक्विड पार्टिकल आ गया, तो क्या करेगी सेल? उस लिक्विड पार्टिकल को अपने अंदर लेगी और वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी सेल को? वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देगा सेल को एटीपी की फॉर्म में। इसके बाद में ये क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके फॉर्म में पावर ये जो है एनर्जी देता है। तो गाइस इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें कर लेते हैं। जिस तरीके से आप लोगों को पता है जब हमारा फ्यूजन होता है उस टाइम पे, मतलब जब एक मेल का, मतलब जब एक स्पर्म और एक एग फ्यूज होते हैं उस टाइम पे आप सबको पता है कि न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं आपस में, एक दूसरे के डीएनए फ्यूज होते हैं, क्रोमोसोम्स फ्यूज होते हैं, तब जाके हम बनते हैं। तो गाइस लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये होता है जो मेल का स्पर्म आता है फीमेल की बॉडी में, जो स्पर्म है ये जब एग के साथ फ्यूज होगा, जब ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो स्पर्म जो होता है उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है, लेकिन एग कंप्लीट इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। एग कंप्लीट इन्वॉल्व हुआ तो एग का माइटोकॉन्ड्रिया भी गया। जब माइटोकॉन्ड्रिया भी जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी जाएगा। तो जब दोनों ही चीज डीएनए जब जा रहा है तो 2 डीएनए हो गए ना फीमेल की बॉडी के, तो और मेल का हुआ 1। तो जो ये डीएनए है ये एग के साथ भी फ्यूज होगा जेनेटिक मटेरियल, और ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी फ्यूज होगा। जब ये इस डीएनए के साथ फ्यूज होगा तो आप लोगों ने देखा है कई बार जो बच्चा होता है वो अपनी माता से सिमिलर हो जाता है, कई फीचर्स उसकी मदर के आते हैं उसके अंदर। तो ये किस वजह से आता है? इसी वजह से आता है क्योंकि जो मेल होता है उसका तो ओनली डीएनए आएगा, बाकी ऑर्गेनल जो है वो फ्यूज हो जाती है बाहर ही, मतलब खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो एग होता है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है ये वाला डीएनए भी इस डीएनए के साथ फ्यूज होता है, मतलब माता का डबल फ्यूज हो जाता है। तो बच्चे के अंदर मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं। तो गाइज ये कुछ एडिशनल था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये थैलाकोइड है, इसके ये एक थैलाकोइड है, ये दूसरा, ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। किसकी हेल्प से? ल्यूमेन की हेल्प से आपस में अटैच होते हैं। और आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ छोटे छोटे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट किसके होते हैं? क्लोरोफिल के। ये क्या करवाते हैं? कलर प्रोवाइड करवाते हैं। किसको? जो प्लांट्स है उनकी लीव्स को। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ये प्लास्टिड्स होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है ये कलर्ड पिगमेंट प्रोवाइड करवाता है सेल को। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा पेड़ जो है अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। कोई पेड़ है जिस तरीके से, कई ग्रीन होते हैं, कई जो होते हैं थोड़े थोड़े चॉकलेट कलर के हो जाते हैं। कई प्लांट्स हैं उनके पत्तियां लाल रंग की होती हैं। फ्रूट्स होते हैं अलग अलग कलर के, ऑरेंज अलग कलर की, एप्पल अलग कलर का, ग्रेप्स अलग कलर के। तो सारों का कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। A, B, C जो भी पिगमेंट्स है उनके ऊपर। क्लोरोफिल क्या, क्लोरोप्लास्ट क्या करवाता है? पार्ट जो कलर है वो इम्पार्ट करवाता है उसके अंदर, सेल्स के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट 2 पार्ट थे मैंने आपको बताया, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्या करवाते हैं? कलरलेस। क्या करते हैं, करेंगे भाई ये कलरलेस होते हैं, ये जो ना बाहर निकाल दे। अगर हमारे घर का कोई मेंबर्स है, कोई है जिस तरीके से
कोई काम नहीं करता है, मान लीजिए कंपनी में कोई एम्प्लॉय, स्कूल में कोई बच्चा है जो अच्छे से नहीं पढ़ाई करता है, जो थोड़ा वीक है, तो क्या उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे? नहीं, उसे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ने के लिए हम इनकरेज। सो गाइस, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर स्टोर करवाते हैं, ये फूड स्टोर करवाते हैं सेल के अंदर। सो गाइस, ये था हमारा प्लास्टिड्स जो थे उनके बारे में। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट सेल ओरिजिनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये कैसा होता है, स्ट्रक्चर एक शीट लाइक होता है, मींस ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक सीट, एक सिस्टर्न्स और एक ट्यूब्यूल्स। ये 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों पार्ट्स में क्या होता है, राइबोसोम्स। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सबको पता है क्या करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER, तो ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक RER और एक SER। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। अभी मैंने आपको गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर बताया, उसमें आपने देखा कि ये सिस्टर्न्स फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स थे, तो इसके अंदर भी ये सिस्टर्न्स ही होंगे। यहाँ ये क्या होती है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मीन्स एक बेस होता है, उसके साथ कुछ ये स्ट्रक्चर है ये अटैच होती है। उसके बाद में ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूब्स जो हैं, यहाँ क्या होगा, ये जो है रफ एंड ये जो होती हैं सिस्टर्न्स, इनके ऊपर एक जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है RER, ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा, और SCR जो होता है ये फैट को मैन्युफैक्चर करता है हमारा जो। अब गाइस देखिए, मेन वर्क क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये हमारी सेल के अंदर बायोजेनेसिस करवाता है। बायोजेनेसिस मीन्स हमारी जो सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन को बनाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब अगर हमारी सेल कहीं से डैमेज हो जाती है, अगर हमारी सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर उसमें कोई डैमेज आ गया तो थोड़ा सा भी अगर वो रप्चर हो जाती है, तो उसको जो रिपेयर करने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। बिकॉज इसके पास प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, लिपिड्स का सिंथेसिस भी होता है, फैट्स का भी जो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स के पास प्रेजेंट होते हैं, वो करते हैं। सो गाइस, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये स्टार मार्क कर लीजिए, मेन पॉइंट है कि हमारी सेल का बायोजेनेसिस कौन करवाता है, हमारी सेल का बायोजेनेसिस करवाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो गाइस, ये थे आज के कुछ मेन टॉपिक। जो सेल डिवीजन का टॉपिक है उसकी जो वीडियो है वो मैंने बहुत डीपली और अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो मेरे लिंक में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, वो मैंने बनाई थी। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो और आज के टॉपिक अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए, अगर कोई डाउट है उससे रिलेटेड, कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।